नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने अर्जुन नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिस सुनकर आप लोग की रूह तक कांप जाएगी। दरअसल अर्जुन की उम्र थोड़ी ज़्यादा ही थी और वो अपनी बेटी श्रेया के साथ अपने घर पर रहा करते थे। इनका घर कोलकाता में था और ये दोनों के अलावा इस घर में कोई और नहीं रहता था। दरअसल इनकी पत्नी की काफ़ी समय पहले मृत्यु हो गई थी और अर्जुन के माता पिता और जो बाकी का परिवार था वो वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में रहता था। वो अपने काम के चलते और बच्ची की पढ़ाई के चलते, फ्यूचर के चलते अपने परिवार के कोलकाता में आके शिफ्ट हुए थे। वो यहाँ पे एक अच्छे खासे थाने में, एक अच्छे नोन थाने में, एक अच्छी पोस्ट में एक पुलिस अफसर थे। ठीक है, यहाँ पर लाइफ अच्छे से चल रही थी। वो अपने काम पर जाते थे, अपनी बेटी के पास एक मेड रख दिए थे। ड्यूटी कई बार नाइट शिफ्ट की भी होती, रात बेरात घर से बाहर भी जाना पड़ता अगर डे शिफ्ट की भी है तो एक तरीके से बेबी सिटर जैसी एक औरत उन्होंने अपनी बच्ची के लिए रखे हुए थे। बच्चे भी खुश थी, ये भी अपनी लाइफ में खुश थे कि एक दिन इन लोगों को न्यूज़ मिलती है कि अब आपका ट्रांसफ़र होगा। अब बेटी को भी टेंशन हो जाता है कि पापा का ट्रांसफ़र हो रहा है और हमको इस जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। जगह छोड़ना है मतलब स्कूल भी छोड़ना होगा, सब कुछ बदल जाएगा। वैसे ये किराए का घर था लेकिन फिर भी बदलता तो थोड़ी सा मन में ऐसा लगता। काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे थे, यहीं पर उसकी मम्मी उसके साथ थी और यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। खैर काफ़ी सालों बाद जब आज वो घर छोड़े और एक नए घर पर पहुँचे तो श्रेया को लगा कि ठीक है, मैं एडजस्ट कर सकती हूँ और ये घर भी काफ़ी मिलता जुलता घर है जैसा हम रहते थे उससे। अब ये जो घर था ये कोलकाता से लगभग आउटर एरिया में ही था, बिल्कुल आउटर, बाहर के, सिटी से बाहर वाला एरिया। और जहाँ पर उसके पापा की अब पोस्टिंग उसको मिली थी, मतलब अर्जुन जी को जो पोस्टिंग मिली थी वो एक ऐसे थाने पर थी जिस थाने को थोड़ा क्रॉस करके जाओ तो एक दूसरा ही गांव लग जाता। मतलब समझ गए, सिटी एरिया से पूरा बाहर और एक गांव के इलाके में ये लोग रहने के लिए आ गए। इन्होंने बोले कि ठीक है, अब ये वाले साल हम देखते हैं, कुछ समय तू आराम से बैठ। अपनी बेटी को बोले, श्रेया को बोले, कुछ समय आराम से बैठ, फिर तेरे एडमिशन वगैरह का देख लेंगे। मैं थोड़ी ज्वाइनिंग वाइनिंग निपटा लूँ, अपने इस हफ्ते को देख लूँ। ठीक है, इस हफ्ते को उन्होंने देखे और यहाँ पे अपनी बेटी का एडमिशन वगैरह करा दिए। हफ्ते 10 दिन में ये यहाँ पर सेटल्ड हो गए। अब अचानक से एक दिन की बात है, ये अपने कमरे में कुछ काम कर रहे थे। मैं थाने की बात कर रहा हूँ, थाने में इनका कैबिन था, प्रॉपर अच्छी पोस्ट में थे ना, तो वहाँ पर ये काम कर रहे थे कि एक हवलदार, एक सीनियर हवलदार इनके पास आता है। उस सीनियर हवलदार की उम्र कहीं 55-58 साल के बीच की रही होगी। वो सीनियर हवलदार साहब इनके पास आके कहते हैं कि सब मुझे आपसे एक ज़रूरी बात शेयर करनी थी और वो बात ये है कि आप ध्यान रखना कि कभी मैं रहूं ना रहूं, बाजू वाला जो ये गांव है ना, वहाँ से अगर कोई भी खबर आती है तो रात बेरात वहाँ पर कोई भी केस सुलझाने के चक्कर में मत पहुँच जाना। बड़े साहब मतलब अर्जुन जी बोलते हैं कि क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो बोलते हैं कि नहीं साहब, वो जगह, वो गांव कहीं से भी नॉर्मल नहीं है, आप ना ही जाएं तो बेहतर है। इनको थोड़ा अजीब लगता है और ये सोचने लगते हैं कि बताओ, हम पुलिस वाले हैं और हमारा काम ही है लोगों की सुरक्षा करना, और अगर उस गांव में किसी तरह की कोई मुसीबत आएगी रात बेरात कभी भी, तो मुझे जाने से क्यों मना कर रहे हैं? इतने में वो वहाँ से निकल गए और अपने काम में मशगूल हो गए। खैर ये वाला समय कुछ बीत गया और कुछ ही दिन बाद, मतलब ये जो इनकी बात हुई है उसके लगभग 8 या 9 दिन बाद, वो सीनियर हवलदार सचमुच में किसी छुट्टी पर गया हुआ था और अचानक से इनके स्टेशन में फ़ोन आता है। एक औरत बड़ी घबराई हुई सी थी, बोली कि मैं इस गांव से बात कर रही हूँ जो आपके थाने के बाजू वाला गांव है, और वहाँ पर मेरे पति के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है, मेरा पति बच नहीं पाया है, आप जल्दी से आइए और जिसने भी ये सब कुछ किया है आके उसे पकड़ लीजिए। हवलदार ने बोला कि ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको पता जानने के लिए, और घबराते हुए हवलदार ने फ़ोन काटा। अब साहब ने ये देख लिया, अर्जुन जी ने ये चीज़ देख ली है कि हवलदार क्लियर किसी से बात कर रहा है और सामने वाला कुछ ऐसी, मतलब घबराई हुई सी बात कर रहा है। एक्सप्रेशन से भी तो समझ में आता है, वो तो पुलिस वाले, इतने सीनियर पुलिस वाले, तो उनका एक्सपीरियंस भी है। तो उन्होंने बोले क्या हुआ, तुमने ऐसा फ़ोन क्यों काट दिया, तुमने पूछे क्यों नहीं कि कहाँ पे क्या कांड हुआ है? तो हवलदार बताता है कि साहब कहीं और नहीं, ये बाजू वाले गांव से फ़ोन आया हुआ था, उस औरत के पति को कुछ हो गया है, कह रही थी कि किसी ने उसके पति को ख़त्म कर डाला और हमको बुला रही थी। देखिए रात के 10:30 बज रहे हैं और चाहे कुछ भी हो जाए उस गांव में ना जाने की हमको हिदायत दे रखी गई है। अब कैसे जाएं, कैसे इस केस को सॉल्व करें? तो आप भूल जाइए साहब। ये बोलते हैं क्या दिमाग जगह पे है कि नहीं? हाँ, किसी को हमारी ज़रूरत है तो हम क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पे?
दूसरे हवलदार को आवाज लगाया और बोले कि अभी की अभी गाड़ी निकालो, हम उस गांव की तरफ जाएंगे। आज मैं भी जानना चाहता हूं कि उस बाजू वाले गांव में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि कुछ भी क्राइम हो जाए और हम वहां पहुंचेंगे नहीं। लेकिन जिस हवलदार को उन्होंने गाड़ी निकालने के लिए बोले, वो भी वहीं खड़ा रहा जैसे कि मानो पैर जम गए हों। उन्होंने बोले कि अच्छा, तो मतलब किसी के भी अंदर कोई हिम्मत नहीं है, किस बात के पुलिस वाले बने हो समझ में नहीं आता। उन्होंने गाड़ी की चाबी छीने और गाड़ी स्टार्ट करके लिटरली उस गांव की तरफ रात के 11 बजे के आसपास बढ़ गए। 11 से 12, 12 से 1, 2, 3, 4, 5 सुबह हो गई, लेकिन साहब लौटे नहीं। और फिर लौटी तो उनकी खबर कि अर्जुन साहब की मृत्यु हो चुकी है। गांव के एक बाहर वाले जंगल में उनके दोनों हाथ उनके शरीर से अलग है और एक पैर को बुरी तरीके से फ्रैक्चर कर दिया गया, मानो कि ऐसा टूट गया है पूरा पैर। ये बात बेटी तक पहुंची। बेटी का रो रो के बुरा हाल हो गया। हॉस्पिटल में ही डायरेक्ट बेटी को बुलाया गया, जहाँ पे भी रहे होंगे। बेटी वहाँ पे रो ही रही थी अपने पिताजी के शव के पास कि उतने में सीनियर हवलदार साहब आए और बेटी को बहुत संभाले, उसको बहुत सांत्वना दिए, फिर अपने ही उसमें कस्टडी में रखे बच्ची को। और फिर बेटी के मामा को बुलाया गया, मतलब जो अर्जुन जी थे उनके साले को, साली को, और भी कुछ रिलेटिव थे, मतलब उसकी बच्ची के माँ की तरफ के जो रिलेटिव थे उन सभी को बुलाया गया। अब यहाँ पे जो माता पिता थे अर्जुन जी के, वो तो बहुत बूढ़े थे, उनको पहुँचने में भी थोड़ा समय लगता, तो यहाँ पर आए और बच्ची को संभाले, श्रेया को, और लेके गए अपने साथ। फिर श्रेया अपने मामा मामी के साथ लगभग 2-2.5 महीने तक रही। उनकी बहुत सारी वो भी होती ना, पिताजी की बहुत सारी रस्में रही होगी, वो सब कंप्लीट हुई। लेकिन श्रेया को हमेशा मन में ये लगता कि मेरे पिताजी के साथ हो क्या गया। एक पुलिस वाले थे, इतने बड़े पुलिस वाले, और अब तक कुछ चीज़ सामने नहीं आ रही है, कुछ सॉल्व नहीं हो पाया, किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है क्या। मैं पता करके रहूँगी, मुझे जानना है एटलीस्ट। मैं कुछ कर तो नहीं सकती लेकिन जान तो सकती हूँ ना। श्रेया समय यही कुछ 15 साल के आसपास की थी। उसने अब अपने मामा से ज़िद करना शुरू करी कि मुझे प्लीज़ वापस वहीं पर ले चलिए, मैं हवलदार अंकल से मिलना चाहती हूँ, उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मामा कहते हैं कि ठीक है, ले चलते हैं, 2 दिन की छुट्टी लेते हैं अपने काम से, होटल में रुक जाएंगे उस जगह की, और बात कर लेना, तो हम कोशिश करेंगे बात अच्छे से सारी हो जाए। अब लड़की को लेके जाते हैं, हवलदार साहब मिलने के लिए आते हैं। अब हवलदार साहब से ये बोलती है कि 2.5-3 महीने हो गए अंकल, मैं सो नहीं पाई हूँ, मुझे बस मेरे पापा की ही शक्ल दिखाई देती है। इस दुनिया में मेरा पापा के अलावा कोई भी इतना क्लोज था नहीं, उनके साथ भी ऐसा हो गया। आप बता नहीं सकते ऐसा क्यों हुआ, वो तो इतने बड़े पुलिस वाले थे, उनकी सुरक्षा हो सकती थी, लेकिन उस रात उनके साथ कोई भी वहाँ पर क्यों नहीं था। अब हवलदार साहब बताते हैं, बेटी ये आज से शुरू नहीं हुआ, उस गाँव में लगभग 100 साल पहले से शुरू हुआ। आज से लगभग 100 साल पहले उस गांव में पता नहीं कहां से ढेर सारी चुड़ैलों का जमावड़ा घुस गया था। रात बेरात रो के घर के दरवाजों को खटखटाती, और कोई भी मर्द अगर दरवाज़ा खोलता तो वो चुड़ैल उन्हें वश में कर लेती। वो मर्द भी खिंचा चला जाता उनके पीछे पीछे। और फिर जब सुबह होती तो उस मर्द का पूरा उखड़ा हुआ शरीर पास वाले ही जंगल में मिलता। धीरे धीरे करके ये घटनाएं बहुत ज़्यादा होने लगी गाँव में। गाँव के सारे लोग समझ गए कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। एक तांत्रिक बाबा को बुलाया गया और तांत्रिक बाबा ने बोल दिए कि अब इससे बचने का कोई तरीका नहीं है, यहाँ पर ढेर सारी चुड़ैलों का वास हो चुका है। एक ही तरीका है कि आप लोग कोई भी रात बेरात दरवाज़ा खटखटाएं तो वहाँ से निकले ही ना। लोगों ने निकलना कम कर दिए, लेकिन अब काम पड़े तो लोग फिर भी कितना यार, निकलना तो पड़ेगा अपने घरों से बाहर। अब पहले के ज़माने में घरों के अंदर भी वॉशरूम होते नहीं थे, तो लोग कोई कितना कंट्रोल करे। किसी भी वजह से किसी अपने जानवर को देखने के लिए ही, जो मवेशी होते हैं लोगों के, या वॉशरूम के लिए ही किसी भी कारण से बाहर निकले तो कोई जिंदा ही ना बच पाए। ये सारी चीज़ें बहुत दिनों तक चली और फिर गांव की जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो बिल्कुल इरिटेट हो गई, बोले नहीं हम ऐसे नहीं रह सकते, जल्द से जल्द हम किसी बड़े पुजारी जी से बात करेंगे। वो कोलकाता गए दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के पास, और वहाँ पर उनको एक पुजारी जी मिले। उन पुजारी जी को सारी बात बताए। मंदिर के पुजारी जी नहीं, मतलब उनके रेफरेंस वहाँ से, मतलब कोई मिले उनको, वहाँ पे किसी से पहचान हुई। उस मंदिर से कोई रिलेशन नहीं उन पुजारी जी का, लेकिन फिर भी उन पुजारी जी ने बोले कि ठीक है हम तुम्हारे गांव चलेंगे और देखेंगे। पुजारी जी गांव गए और देखे और बोले कि इन सारी चीज़ों से बचने का एक ही तरीका है। तरीका ये है कि हम इस गांव को पूरी तरह से बांध दें और रात होने के बाद इस गांव में कोई भी प्रवेश ना करे और ना ही इस गांव से कोई भी बाहर निकले।
अगर कोई भी ऐसा करता है तो ये बंधन टूट जाएगा, और जिसकी वजह से ये बंधन टूटा है उसका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये मंजूर है? गांव के सभी लोगों ने कहा कि हाँ, हमें मंजूर है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उन चुड़ैलों ने सिर्फ हमारे ही गांव को क्यों चुनी? क्या परेशानी हो गई ऐसी? तो पुजारी जी ने बताया कि दरअसल इसका एक ही कारण समझ में आता है कि कोई बहुत ही महापापी तांत्रिक अगर आपके गांव के ऊपर बुरी नजर डाल ले, आपके गांव की वजह से उसे कुछ भी नुकसान हुआ हो, किसी भी वजह से आपका गांव उसको खटकने लगा हो, तो वो तांत्रिक आपके पूरे के पूरे गांव के ऊपर ऐसी कोई हरकत कर सकता है। और जितना मुझे समझ में आ रहा है, ये भी हरकत कोई महापापी तांत्रिक ने किया हुआ है। बस यही तरीका है बचने का। ठीक है, कर दीजिए, बांध दीजिए गांव को बांध दिया गया। हवलदार अंकल ने बताया श्रेया से कि तब से लेकर आज तक, मतलब आज से 3 महीने पहले तक, रात के समय उस गांव में कोई भी प्रवेश नहीं किया था और ना ही उस गांव से बाहर निकला था। तुम्हारे पिताजी पहले व्यक्ति हुए 50 सालों में जो उस गांव के अंदर रात के समय प्रवेश किए, और उन्हें कोई नहीं बचा पाया, चाहकर भी कोई बचा नहीं सकता था। अब जैसे श्रेया के मामा ने ये बात सुनी तो वो भी काफी ज्यादा घबरा गए। तो क्या श्रेया की भी मृत्यु हो जाएगी? मतलब उनके पिताजी, उनकी माताजी, सबकी बिना मतलब की मृत्यु हो जाएगी? वो तो बेचारे बूढ़े हैं, गांव में बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ किए नहीं। हवलदार अंकल ने बोले कि जितना मुझे समझ में आता है कि बिल्कुल हो जाएगी, और वो किसी भी तरह से हो सकती है। मामा जी ने बोले कि कोई तो तरीका होगा बचने का। बोले मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो उस गांव का भी नहीं हूँ और मेरा कोई रिलेशन भी नहीं उस गांव से, मैंने सिर्फ ये चीज़ें सुना हुआ हूँ, जैसे कि सारे लोगों ने सुने हुए हैं हमारे इलाके के। उन्होंने बोले कि एक तरीका है। हवलदार साहब ने बोले कि मैं आपको वो जो तांत्रिक जी थे जिन्होंने उस गांव को बांधे थे, उनके घर लेके जा सकता हूँ। अब तो उनकी मृत्यु हो गई होगी, लेकिन उनके घर पे कोई तो ऐसा होगा जो इस चीज़ को समझ पाएगा, सुलझा पाएगा। तो ठीक है, मामा जी बोलते हैं कि ले चलिए। मामा जी को हवलदार साहब ने बोले कल, आज तो मुझे जाना है, कल मिलते हैं। अगला दिन आया, हवलदार साहब मामा जी को और श्रेया को लेकर उन पर्टिकुलर पुजारी जी के घर पहुंचे हैं जिन्होंने वो गांव को बांधे थे। अब वहां पर उनका ना भतीजा था, वो भी अच्छी खासी उम्र का हो गया था और वो भी यही कार्य करता था। तो भतीजे को पूरी बात बताई गई। तो पुजारी जी के भतीजे ने ये बताया कि बचने का एक ही तरीका है, काल को सिर्फ महाकाल ही काट सकते हैं। अगर गांव की सीमा में महाकाल के बड़े से मंदिर का निर्माण करा दिया जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती, कंट्रोल हो सकती है। दिन के ही वक्त मामा, हवलदार साहब, श्रेया और वो पुजारी जी का भतीजा जो खुद भी अब पुजारी था, वो गांव में गए और गांव के सरपंच जी से बात हुई। गांव के सरपंच जी ने बोले कि ठीक है, अगर इस प्रकोप से बचने का यही तरीका है, जिस प्रकोप से हम 100 साल से भी ज़्यादा समय से जूझ रहे हैं, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरी ज़मीन है गांव की सीमा में ही, मैं महाकाल के मंदिर के लिए दान करूँगा, यहाँ पर हम मंदिर बनवाएंगे। फिर कुछ ही समय में मंदिर का निर्माण किया गया, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट वे में। और मंदिर का निर्माण किया गया तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी पूजा कराई गई, और तब जाके बेटी श्रेया को शांति मिली, उनके माता पिता सब ठीक रहे। और आज इस घटना को 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 2018 की बात रही होगी ये, हाँ 18 की बात रही होगी। अभी तक श्रेया को कुछ नहीं हुआ। श्रेया बड़ी हो गई है और अब उस इलाके की तरफ नहीं जाती, अपने मामा मामी के साथ खुशहाली से रह रही है। कितनी खुशहाली, लेकिन रह रही है। वही बात है ना, क्योंकि बचपन में उसकी माँ भी उससे छिन गई थी और बड़े होने के बाद एक छोटी सी गलती की वजह से उसके पिताजी उससे बहुत दूर चले गए। उसके बाद उसकी जान जाते जाते बची, उसके दादा दादी की जान जाते जाते बची। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है और भगवान करे अभी भी वो ज़िंदगी में खुश रहे और सेफ रहे। सही बात है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि श्रेया ने खुद हमें इंस्टाग्राम के जरिए लिख कर भेजी है। तो इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।